प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से हम लोग प्रत्यक्ष रूप से कक्षाओं में आमने सामने नहीं मिल पा रहे हैं। और चूंकि आपका अध्ययन बाधित ना हो, आप पढ़ाई से रूबरू होते रहें, इसलिए सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन करने का निर्णय लिया है। इसी श्रृंखला में आज मैं आपके सामने एमए प्रीवियस की एक कहानी सप्तक पुस्तक है, उसमें एक कहानी संकलित है वापसी, उसको लेकर आपके समक्ष आया हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी में जो निहित संदेश हैं, निहित उद्देश्य हैं, निहित विमर्श हैं, निहित त्रासदियाँ हैं और मानवीय जीवन की जो संदर्भित घटनाएं हैं, उनको आप बड़ी बारीकी से समझेंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको उतनी ही बारीकी से उन पर आपसे चर्चा करूं, क्योंकि ये एक पक्षीय संवाद है। यहाँ मैं जो कहूँगा वही आप सुनेंगे, और आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या सुनना चाह रहे हैं, क्या जानना चाह रहे हैं, इस बात से मैं अनभिज्ञ हूँ। पर मेरा ये प्रयास होगा कि मैं सारी कहानी की परतें दर परतें खोलते हुए आपके सामने इस तरीके से प्रस्तुत हूँ कि आपके मन में कोई भी शंका और कोई भी जिज्ञासा न रहे। तो बच्चों, आज की कहानी है उषा प्रियंवदा की। एमए प्रीवियस में चलती है ये कहानी सप्तक नामक पुस्तक है, उसमें एक नई कहानी है और जिसका शीर्षक है वापसी, जो एक सामाजिक कहानी है। उस पर चर्चा के लिए आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो ये कहानी जो है ये उषा प्रियंवदा की लिखी हुई कहानी है। उषा प्रियंवदा प्रवासी साहित्यकार हैं। ये इनका जन्म भारत में हुआ, उसके बाद ये भारत से अमेरिका चली गई और वहाँ पर उषा नेल्सन के नाम से ये वहाँ पर निवास करने लगी। इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी में पीएचडी की, उसके बाद आरंभिक दौर में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और अंग्रेज़ी की प्रोफेसर होने के साथ साथ हिंदी पर कितनी बारीक पकड़ है इनकी, ये बड़ा प्रशंसनीय है। और वापसी कहानी के माध्यम से आप देखेंगे कि किस प्रकार भाषा पर पकड़, पात्रों का सुंदर संयोजन, संवादों की अभिव्यक्ति, परिस्थितियों और वातावरण का सुंदर प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से इस कहानी के अंदर संवेदनाओं को किस तरीके से बांध कर रखता है। और ये कहानी ऐसी जीवंत हो उठती है कि ये ऐसा लगता है कि मानो ये कहानी ये कह रही है कि ये तो लगभग समाज का चित्र है, ये समाज में घटित होने वाले दृश्य हैं, ये तो अक्सर हमने देखे समझे हैं। और ये अभिव्यक्ति उषा प्रियंवदा को सर्वश्रेष्ठ कहानीकारों की श्रेणी में ले जाकर खड़ी कर देती है। तो ये कहानी एक मिडिल क्लास परिवार की कहानी है, जिसके कि मुख्य पात्र हैं गजाधर बाबू। गजाधर बाबू इस कहानी के मुख्य पात्र हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द ये सारी की सारी कहानी घूमती है। और कहानी घूमने के बाद उसमें कई सहायक पात्र हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, उनका नौकर गणेशी है, आदि बीच बीच में छोटे छोटे पात्र आते जाते हैं। पर मुख्य रूप से ये कहानी जो है गजाधर बाबू के इर्द गिर्द संपूर्ण रूप से भ्रमण करती है और ये बताती है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो अपने परिवार के लिए सारी जिंदगी 30-32 साल की सरकारी नौकरी को अलग रहकर गुजार कर व्यतीत करता है, कि जब वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी पूरी कर लेगा और जब उसकी वापसी घर पर होगी तो किस प्रकार से वह अब उन खोए हुए 30-35 वर्षों को पुनः घर पर जाकर उनको जिएगा। तो ये कहानी मैंने जब पढ़ी तो पढ़ने के बाद ये पाया कि ये कहानी वापसी शीर्षक जो है ये 2 संदर्भों में है। पहला संदर्भ जो है गजाधर बाबू की घर पर वापसी, और दूसरा संदर्भ जो है जब कहानी अंत पर आएगी तब मैं आपसे उस वापसी की चर्चा करूंगा। तो ये कहानी आरंभ होती है एक रेलवे क्वार्टर से। गजाधर बाबू एक स्टेशन मास्टर होते हैं और अब चूंकि आप जानते हैं कि स्टेशन मास्टर की नौकरियां जो हैं वो छोटे छोटे रेलवे स्टेशनों पर गुजरती है और अक्सर ट्रांसफ़र हो जाया करते हैं। और स्कूलों की सुविधा ना होने के कारण परिवार जो है वो ट्रांसफ़र होने की वजह से शिक्षा, अगर कोई अभिभावक चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहें तो वो जगह जगह ट्रांसफ़र होकर एक अच्छी शिक्षा मुहैया नहीं करा सकते हैं। क्योंकि गजाधर बाबू छोटे छोटे शहरों में रहते थे, पर उन्होंने ये फैसला लिया कि वो परिवार से अलग रहेंगे। जहाँ पर उनका सेवा काल होगा वहाँ पर वो रेलवे क्वार्टर पर अकेले रहेंगे। और ये निर्णय लेते हुए उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को शहर में एक छोटा सा मकान बनवाकर वहाँ पर एक स्थायी रूप से उनका प्रबंध कर दिया कि उनकी नौकरी का उनके परिवार पर कोई प्रभाव न पड़े।
गजाधर बाबू के 4 बच्चे थे। पहला बेटे का नाम था अमर, और दूसरे बड़ी बेटी का नाम था कांति, जिसका कि उन्होंने विवाह कर दिया था। अमर भी जो है वो किसी एक कंपनी में काम करने लग गया था, और कांति विवाहित होकर अपने ससुराल चली गई थी। 2 छोटे बच्चे और थे जो विवाह योग्य थे। एक बेटा का नाम था नरेंद्र और दूसरे का नाम है बसंती। दोनों छोटे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, और उन्हीं की शिक्षा का सारा दायित्व जो है गजाधर बाबू के ऊपर है। पहले 2 बच्चों को तो उन्होंने सेटल करके अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं। शेष 2 बच्चों की जिम्मेदारी उनके ऊपर है अभी। एक सेवा का एक दस्तूर होता है कि एक ना एक दिन सेवानिवृत्ति आती है और रिटायरमेंट होता है। गजाधर बाबू के जब सेवानिवृत्ति का दिन आया तो बड़े दुखी और करुणामय होकर वो अपने रेलवे क्वार्टर की पर बैठे हुए थे, और वहाँ पर उनका नौकर गणेशी, जो कि अंतिम सेवा काल के दौरान उनकी बड़ी सेवा करता था और उनका बड़ा आदर करता था, एक छोटा सा डिब्बा लेकर गजाधर बाबू के पास आता है। तो गजाधर बाबू जो है उससे पूछते हैं कि अरे गणेशी, ये तू क्या ले आया? तो संवाद देखिए आप, इसमें कितने सुंदर संवाद हैं। गजाधर बाबू ने कमरे में जरा सा सामान देखकर नजर दौड़ाई। कमरे पर 2 बॉक्स, डोलची, बाल्टी। तभी अचानक गणेशी एक डिब्बा लेकर आता है और गजाधर बाबू पूछते हैं, अरे गणेशी, ये क्या ले आए तुम? गणेशी बिस्तर बांधता हुआ बड़े गर्व के साथ कहता है कि जब कोई छोटा आदमी अपने मालिक को या कोई सामान उपहार देता है तो उसके मन में अंदर एक गर्व का भाव आता है कि मैं अपने मालिक के लिए कुछ कर पाने में समर्थ हो पा रहा हूँ। तो वो बड़े गर्व के साथ उनको एक डिब्बा देता है और आंसू पोंछते हुए अपने गमछे से कहता है, मालिक, ये मेरी पत्नी ने आपके लिए दिया है, इसमें कुछ बेसन के लड्डू हैं, आपको बहुत पसंद हैं। हम गरीब आदमी इससे ज़्यादा आपके लिए क्या कर सकते हैं आपकी खातिर। ये बाबूजी, मालिक, ये हमारे परिवार का आपके प्रति सम्मान है कि हम आपको उपहार के रूप में कुछ मीठा खिलाकर यहाँ से विदाई देना चाहते हैं कि आप सकुशल घर जाएं और जिन सपनों को आप छोड़ कर आए हैं वो ईश्वर आपके सारे सपनों को पूरा कर दे। इस तरीके से वो डिब्बा जो है वो गजाधर बाबू को देता है, और गजाधर बाबू उसकी बातें सुनने के बाद एक उनके मन के अंदर एक तड़प और पीड़ा उत्पन्न हो जाती है कि जिस संसार को एकाकी रूप में उन्होंने बसाया था, अब वो उनसे छूटने वाला है, वो उनसे बिछड़ने वाला है, और सदा के लिए अब वो इस जीवन से अब दूर होकर एक अन्य जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब चूंकि गजाधर बाबू एकाकी जीवन से हमेशा एक सपना लेकर रहते थे कि एक ना एक दिन वो परिवार की मुख्य धारा में वापस लौट जाएंगे। उनके मन में एक खुशी भी थी, पर एक मन में दुख भी था कि जो अकेले रहकर उन्होंने जो जीवन बिताया, जिन लोगों ने उनकी बड़ा सहयोग किया, सम्मान किया, आदर किया, प्रतिष्ठा दी उन्होंने, जिस नौकरी के कारण वो इस घर को आज बनाने में समर्थ हो पाए, आज उससे उनका नाता टूटने जा रहा है और वो एक पेंशनर के रूप में अब शेष जीवन को बिताएंगे। थोड़ा सा कहानी आगे बढ़ती है। गजाधर बाबू जब तख्त पर बैठे होते हैं, सारा सामान बंध जाता है। आप कल्पना कीजिए कि जब सारा सामान बंध जाता है और कमरा जो एक घरा पूरा था, जहाँ पर गजाधर बाबू के बिस्तर रखे रहा करते थे, कुर्सियाँ रखी रहती थी, मेज़ लगी हुई थी, सामान रखा रहता था, कपड़े टंगे रहते थे, खाने का सामान रखा रहता था, अखबार रखे रहते थे, आदि चीज़ें रखी रहती थी। आज वो कमरा बिल्कुल खाली, वीरान, बगल में एक बक्सा, होलडाल और थोड़ा सा डिब्बे रखे हुए हैं, और वो बस केवल तांगे का इंतज़ार हो रहा है किस प्रकार से वाहन आए और गजाधर बाबू वहाँ से चले जाएं। जब वो निगाह दौड़ाते हैं, आप देखिए कि आपने अक्सर देखा होगा कि रेलवे क्वार्टर्स के मकान बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो गजाधर बाबू जो हैं एक बड़े मकान में रहने के इन दिनों आदी हो चुके होते हैं। रेलवे में बड़े बड़े मकान होते हैं, ऊंची ऊंची छतें होती हैं, पीछे लॉन होता है, आंगन होता है, आगे खुला दरवाज़ा होता है, उसके आगे लॉन होता है। तो गजाधर बाबू ने भी अपने लॉन में कुछ फुलवारियाँ लगा रखी थीं और उनको अपने बच्चों की तरीके से सींचा था, और जब वो उनको देखते हैं तो उनकी आंखें भावुक उठती हैं कि आज मैं इन बच्चों की तरह मैंने जिन पौधों को पाला, आज मैं उनसे दूर जा रहा हूँ, और मन में एक अथाह कसक और पीड़ा गजाधर बाबू के मन में उत्पन्न हो जाती है। पर उनके मन में एक खुशी भी थी कि वो 35 साल की नौकरी करने के बाद अपने घर वापस जा रहे हैं। अब जब गजाधर बाबू घर पहुँचने को हो जाते हैं तो उनके मन में एक ख्याल आता है कि किस प्रकार से जो है जब वो
परिवार छोड़कर आए थे, तो उनकी पत्नी जो है किस प्रकार से उनकी सेवा करती थी, उनको गर्म रोटियां लेकर आती थी। वो अचानक जब तक वाहन नहीं आ रहा होता है, तांगा नहीं आ रहा होता है, तो उनका उनका जो सोच है वो फ्लैशबैक में चली जाती है, और वो अपनी युवावस्था में पहुंच जाते हैं कि 4 बच्चे छोटे छोटे हैं, आपस में खेल रहे हैं घर पे, और जब वो घर पहुंचते हैं तो पत्नी जो है उनके लिए गरम गरम रोटियां सेकती है, और जून के महीने में भी उसको तपिश चूल्हे की बिल्कुल महसूस नहीं होती थी, और वो बड़े प्यार से आग्रह करती थी कि नहीं नहीं, आप अभी थके आ रहे आए हैं और आप पूरा खाना खाइए। और उसके बाद पत्नी के साथ उनकी जो मजाकें होती थी, सल्लज आंखों में उनकी आंखों के सारे वो सारा का सारा दृश्य जो है वो घूम उठता था कि किस प्रकार से जब वो छुट्टी जाते थे तो पत्नी किस प्रकार से खाना लगाती थी, गरम गरम खाना परोसती थी, एक थाली में 3-4 तरीके की सब्जियां और व्यंजन उनके सामने रखे हुआ करते थे। उनको याद आता है कि वो सारा स्नेह, वो सारा प्रेम, वो सारा गैप जो है वो सारा का सारा अब भरने के लिए उनको लगता है कि ये समय आ गया है कि मैं अपने घर पहुंचकर अब इन सब के सामने अब अपने आप को जो मैंने इतने वर्षों तक इनके लिए खोया है सबको जाकर इनको दे दूंगा, और इनसे वो सारी चीज़ें मैं पाऊंगा जो मुझे इतने वर्षों तक मुझसे छूट गई हैं, मुझसे दूर हो गई हैं। अपनों के लिए अपनों से दूर होना और अपनों के लिए दूर रहकर पुनः अपनों के पास जाना, गजाधर बाबू इसी नियति के साथ मुस्कराते हैं और छलछलाती आंखों के साथ जो है वो अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। अब जब गजाधर बाबू अपने घर आ जाते हैं, घर पहुंचकर अब अगला अंश शुरू हो जाता है। गजाधर बाबू रेलवे क्वार्टर से निकलकर अपने घर शहर में आ जाते हैं। अब चूंकि उनका घर जो है वो छोटा होता है, मिडिल क्लास सोसाइटी में आप जानते हैं कि व्यक्ति का सारा जीवन जो है वो कमाने में और बच्चों को सेटल करने में ही सारा जीवन निकल जाता है। मकान बनाना एक जीवन भर का लाइफ टाइम काम होता है मिडिल क्लास आदमी के लिए। बच्चों के विवाह करना और आशियाना बनाना, ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है एक मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति के लिए। नौकरी के दौरान गजाधर बाबू ने 2 बच्चों का विवाह कर लिया था, और इसी विवाह के साथ साथ सीमित संसाधनों में एक छोटा सा आशियाना उन्होंने शहर में एक बना लिया था, जिसमें एक ड्राइंग रूम, 2 बेडरूम और एक स्टोर था। स्टोर में घर का सारा सामान रखा रहता था, घर की रजाइयाँ, बक्सों में ऊनी कपड़े, राशन साल भर का जो लेकर रख लिया जाता है। मिडिल क्लास परिवारों में आपने देखा होगा कि परिवार जो है वो राशन एक मुश्त लेकर रख देते हैं, तो राशन रख दिया था। और जो छोटी बेटी बसंती थी उसके कपड़े भी एक तार लगाकर अस्त व्यस्त रूप से उसमें टंगे रहते थे, सार्वजनिक रूप से बाहर टंगे रहने की बनस्पत, क्योंकि आंगन नहीं था घर में, तो छोटी सी लॉबी थी। तो इस प्रकार से गजाधर बाबू जब, और एक कमरा जो था वो बड़े बेटे अमर और उसकी बहू के लिए था, और दूसरा कमरा जो था वो ड्राइंग रूम के रूप में चल रहा था, और एक रसोई थी, और एक कमरा जो था वो स्टोर के रूप में चल रहा था। इस प्रकार से एक छोटा सा आशियाना गजाधर बाबू का था, जो सपनों का आशियाना था वो उन्होंने जो बनाया था उस पर अब वो लौट कर वापस आ गए हैं। और चारपाई पर बैठने के बाद जूते खोलकर वो उन्होंने पलंग तखत के नीचे रख देते हैं। इस संडे का दिन था, और अंदर से ज़ोर ज़ोर से अब बच्चों के खेलने की आवाज़ें आ रही थीं, और उन्होंने अपना कोट उठाकर टांग दिया खूंटी पर, और उसके बाद मुस्कराते हुए अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उनका दूसरे नंबर का बेटा नरेंद्र, बेटी बसंती दूसरे नंबर की, आपस में कुछ पिक्चर देखकर आए हुए थे शनिवार को कहीं से। और आपने देखा अक्सर फिल्म देखकर आने के बाद लोग अभिनेता और अभिनेत्रियों की नकल उतारने लगते हैं, संवादों की नकल उतारने लगते हैं, गाना इत्यादि में अभिनय करने लगते हैं। सहज मानवीय प्रवृत्ति होती है। तो नरेंद्र और बसंती, अमर और उसकी पत्नी प्रायः इन्हीं अभिनयों में लीन होते हैं। और जो अमर की बहू जो थी, जो घर की बहू है, उसके भी कपड़े अस्त व्यस्त हो रहे होते हैं, साड़ी का पल्लू इत्यादि नीचे गिरा हुआ होता है। जैसे ही ससुर साहब का प्रवेश होता है, अर्थात गजाधर बाबू का प्रवेश होता है, तो सब के सब सकुचा जाते हैं। अमर नरेंद्र भी चुप हो जाता है, बसंती भी चुप हो जाती है, बहू भी पल्लू डालकर बैठ जाती है, अमर भी दाएं बाएं हो जाता है, और गजाधर बाबू जो है वो चुप होकर रह जाते हैं। कहते हैं, अरे करो, तुम लोग क्यों चुप हो गए, अरे करो, तुम लोग करो। इस प्रकार से गजाधर बाबू कहते हैं। पर सारे बच्चे अनुशासन में प्रिय होकर, जैसे कोई आगंतुक आ गया हो, जैसे कोई मेहमान आ गया हो, इस प्रकार से मौन हो जाते हैं। ये मौन गजाधर बाबू को चीर कर रख देता है। ये मौन जो है गजाधर बाबू को चुप कर रह जाता है। ये मौन जो है गजाधर बाबू के सीने की छलनी चलनी कर देता है। वो ये सोच कर आए थे कि इस घर पर जब मैं लौटूंगा,
तो मुझे एक परिवार मिलेगा, और वो परिवार मिलेगा, वो छोटे बच्चे मिलेंगे जिनके लिए मैं सारी ज़िंदगी बाहर रहा, जिनके लिए मैंने सारी ज़िंदगी लगा दी, जिनको कि संवारने में, बसाने में और उनके जीवन को स्थायित्व देने में। जब वो देखते हैं कि सारे के सारे उनसे बचकर दाएं बाएं होकर निकल जाते हैं तो उनका मन बड़ा आहत होता है और बड़ा खिन्नता से आवाज़ आता है। और तभी बसंती आकर कहती है कि बाबूजी ये चाय पी लो। गजाधर बाबू चाय पीते हैं तो चाय में उनको चीनी कम लगती है। आपने देखा होगा जो लोग स्टेशन में रहते हैं उनको अक्सर चाय पीने की आदत होती है। गाड़ियाँ आती हैं, चाय वाला चाय लेकर निकलता है, स्टेशन मास्टर का जब सम्मान होता है अक्सर उसको चाय कुल्हड़ में पकड़ा दी जाती है कि बाबूजी चाय पियो। तो गजाधर बाबू जब चाय उनके सामने आती है तो कहाँ तो गजाधर बाबू को चाय पीने की आदत थी। कांच के गिलास में ऊपर तक भरी भरी चाय, उस पर मलाई और खौलता निकलता हुआ धुआं, इस प्रकार की चाय पीने की आदत गजाधर बाबू की हुआ करती थी। और गर्म छोटे से कप में, वो भी आधी कप चाय उनके सामने, आधी गर्म आधी ठंडी जब हाजिर होती है तो उनका मन जो है वो बड़ा पीड़ामय हो जाता है। और पीड़ामय होने के बाद वो कहते हैं कि भाई इसमें चीनी कम है बसंती, इसमें थोड़ी चीनी डाल दो। बसंती कहती है हाँ अभी माँ से मैंने कह दिया है, अभी थोड़ी देर में आकर माँ इसमें चीनी डाल देंगी। और इस प्रकार से घर का पारिवारिक पर्यावरण जो है गजाधर बाबू के इर्द गिर्द घूमने लगता है। और जो परिवार का माहौल स्वच्छंद उन्मुक्त हुआ करता था, जहाँ खिलखिलाने की आवाज़ें आती रहती थी, अक्सर यार दोस्तों के घर में आने की, चाय नाश्ते के दौर चला करते थे, वो सब अब समाप्त हो गए थे। गजाधर बाबू के परिवार में आने का मतलब ऐसा हुआ कि न मानो एक ऐसा अनचाहा मेहमान आ गया हो जिसकी वजह से सब चीज़ों पर प्रतिबंध लग गया। जिस पत्नी का स्वप्न गजाधर बाबू सारी जिंदगी जब देखते आए थे कि वो पत्नी जो है जो मुझे गरम गरम हाथों से खाना बनाती थी, उसके हाथों की खनकती चूड़ियाँ, उसके चेहरे की मुस्कान, उसका सौंदर्य जो उनको लगातार घर आने के लिए विवश करता रहता था, आज जब वो उस पत्नी की ओर नज़र उठाकर 35 साल बाद देखते हैं तो वो पत्नी स्थूलकाय। प्रेम तो उसकी आंखों से नदारत था, उसकी आंखों में केवल जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां थीं। घर के दायित्वों को पूरा करने की, बहू से की शिकायतों को करने के लिए, छोटे बेटे, बड़े बेटे, नौकर आदि की शिकायतों का जंजाल में फंसी हुई वो महिला जो थी, आज वो सौंदर्यमयी सुदर्शना नव युवती के रूप से बदलकर एक माँ के रूप में परिवर्तित हो गई थी, एक घर की बड़ी महिला के रूप में परिवर्तित हो गई थी जो जिम्मेदारियों के बोझ में ढकी हुई थी और उसके शरीर में और उसकी आंखों में केवल जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां नजर आती थीं। इस प्रकार का व्यक्तित्व गजाधर बाबू ने जब अपनी पत्नी को देखा तो वो बड़े दुखी हुए, वो बड़े पीड़ित हुए कि क्या मैं इन 35 सालों तक मैंने जिस तपस्या की, उस तपस्या के बाद क्या उन 35 सालों की परिणति यही पारिवारिक जीवन है। इसको सोचते हुए गजाधर बाबू दुखी हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद माँ पूजा करके बाहर निकलती हैं, लोटा देती हुई तुलसी जी में जल छिड़कती हैं और उसके बाद अंदर चली जाती हैं और अंदर जाकर नाक भौं समर्पती हुई बड़बड़ाती हुई बैठ जाती है पत्नी कि यही मेरे जीवन में लिखा हुआ था कि पूजा करो और पूजा करने के बाद आते ही चौके में आकर जूठे बर्तन मांजो। तो गजाधर बाबू कहते हैं क्यों, क्या घर में इतने लोग हैं, बड़ी बहू और बसंती 2-2 लड़कियां हैं और नौकर है, वो क्यों नहीं करते हैं कुछ भी। तो वो कहती हैं करने की फुर्सत किसको हो, लड़की जो बसंती है वो सामने वाले घर में जो लड़के रहते हैं और उसकी दोस्त जो है वो तो वहाँ घुसी रहती है, उसको वहाँ से फुर्सत नहीं मिलती है। अमर जो है वो नौकरी में और अपने यार दोस्तों से लगा रहता है और नरेंद्र जो है उसको तो पढ़ाई लिखाई और इधर के कामों से ही फुर्सत नहीं है और बहू जो है वो तो अपने फैशन में और तरह तरह की चीज़ों में व्यस्त रहती है। इस प्रकार का शिकायती स्वर सुनकर गजाधर बाबू सोचते हैं कि ये गृहस्थी जो है अब उन पर धीरे धीरे हावी होने लगी। वो जिस सपनों को लेकर आए थे वो सपने उन्हें लगता है कि अब वो कहीं ना कहीं बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं। और गजाधर बाबू गृहस्थी को देखकर धीरे धीरे उनके मन में करुणा जो है, कष्ट जो है वो अब साफ साफ नजर आने लगा था। एक दिन घर का वातावरण और दूषित हो जाता है
कि जब वो देखते हैं कि घर में गजाधर बाबू ने प्रतिबंध लगा दिया लड़की के ऊपर, तो और उन्होंने कहा कि सुबह का खाना जो है वो तुम्हारी भाभी बनाएगी और शाम का खाना जो है वो बेटी बनाएगी। इस पर जो है घर में माहौल बड़ा ख़राब हो जाता है और नौकर को हटाने का निर्णय हो जाता है। तब गजाधर बाबू के इस प्रकार के निर्णय, चूंकि घर के मुखिया हैं वो, और घर के मुखिया होने के नाते उनकी कोई बात तो काट नहीं सकता है, पर घर के सभी लोग उनसे विद्रोही हो जाते हैं, उनसे बात करना छोड़ देते हैं, उनसे दाएं बाएं होकर निकल जाते हैं। और इस पर गजाधर बाबू जब देखते हैं कि पत्नी और सभी लोग जो है उनसे विमुख हो गए हैं और उनसे बातचीत करना छोड़ दिया है उन्होंने, तब वो सोचते हैं कि आखिर परिवार को परिवार समझना, बच्चों को बच्चे समझकर टोकना, बच्चों को बच्चा समझकर मार्गदर्शन देना, बच्चों को बच्चा समझकर समझाना, क्या ये गलत है? क्या ये उनका हक नहीं है? इस प्रकार से गजाधर बाबू बड़े आहत हो जाते हैं और वो निर्णय ले लेते हैं कि आज के बाद वो घर के किसी भी सदस्य को टोका टाकी नहीं करेंगे। कई दिन निकल जाते हैं। गजाधर बाबू सुबह उठते हैं, टहलने निकल जाते हैं, लौट कर आते हैं, कमरे में जाते हैं। एक दिन जो है, पर किसी को उनकी से कोई लेना देना नहीं कि आखिर बाबूजी के अंदर ऐसा परिवर्तन क्यों आया, किसी को कोई लेना देना नहीं। सब उल्टा प्रसन्न होते हैं कि चलो ठीक है, रोज रोज की खिटपिट होना तो घर में बंद हो गई, रोका टोकी बंद हो गई। इस प्रकार से परिवार जो है अब वो कुछ दिन से शांतिपूर्वक चल रहा था। एक दिन गजाधर बाबू लौटते हैं तो देखते हैं कि ड्राइंग रूम में जहाँ उनका तखत पर सामान रखा हुआ था, वहाँ से सारा का सारा सामान गायब होता है और वहाँ पर तखत, दो बेंत वाली कुर्सियाँ, सोफ़ा आदि लगा होता है और उनके जूते, चप्पल, कपड़े इत्यादि सब वहाँ से गायब होते हैं। वो सोचते हैं कहाँ चला गया सारा सामान। तब पत्नी बताती है कि भाई अमर के दोस्त यहाँ पर आते जाते हैं और अब चूंकि मनुष्य एक समाज में बंधा हुआ है और बेटा नौकरी कर रहा है तो लोगों का आना जाना यहाँ लगा रहता है, इसलिए जो है यहाँ से सारा सामान आपका हटाकर अंदर स्टोर पर यहाँ पर लाकर सजा दिया गया है और अब आज से मैं और आप स्टोर में रहा करेंगे। इस प्रकार से जब गजाधर बाबू चूंकि बड़े घर में रहने के आदी होते हैं, रेलवे क्वार्टर के एक छोटे से स्टोर में जहाँ पर साल भर का राशन, सर्दियों में रजाई गद्दे बंधे हुए रखे हैं, कपड़े रखे हुए हैं, वहाँ पर कोने में एक छोटी सी चारपाई डली देखकर उनका मन जो है वो एक त्रासदी में डूब जाता है। ये त्रासदी है एक बुजुर्ग आदमी की, जिस घर के लिए वो सारा काम करता है, सारे सपने देखता है, अपना जीवन को लगा देता है, अलग रहता है, कष्ट में रहता है, और ये उसके लिए एक त्रासदी से कम नहीं है कि घर वाले जो है उसको मुख्य धारा से अलग करके एक छोटे से कमरे में ले जाकर सेटल कर देते हैं और कहते हैं बाबूजी आपकी अब यही जगह है, आपको अब यहीं रहना है, आप यहीं पर रहकर अपना शेष जीवन आपको बिताना है। रोज की खिचपिच जो है गजाधर बाबू की चुप्पी से अब बंद हो चुकी थी। अब गजाधर बाबू भी जो है वो इस घर के वातावरण से तंग आ चुके थे। तो गजाधर बाबू जो है एक दिन जो है वहाँ घर में अचानक से एक ऐसा प्रकरण हुआ, उन्होंने देखा घर में खाना बना और खाना बनने के बाद अमर जो है बड़ा बेटा वो खाने की थाली को अलग कर देता है, कहता है ये खाना किसने बनाया, ये खाना किसी के खाने के लायक नहीं है। जबकि उससे पहले गजाधर बाबू चुपचाप उसी खाने को दाल, पतली पतली सी दाल, ठंडी ठंडी सी रोटियां, ठंडी सब्जी खाकर चुपचाप वहां से चले गए। जबकि 35 सालों तक रेलवे में, आपको याद होगा, रेलवे कैंटीन में गजाधर बाबू जब जाते थे तो तड़के लगी हुई दाल, मक्खन में डूबी हुई दाल आदि आदि उनको, और गर्मा गर्म रोटियां कैंटीन से उनको खाने को मिलती थी। और यहाँ पर आकर वो चाय का परिवर्तन हो गया, उनका जीवन शैली में परिवर्तन हो गया, खाने में परिवर्तन हो गया, और परिवार का जो व्यवहार था वो भी परिवर्तन हो गया। चारों तरफ से गजाधर बाबू को मानो कि उनका जीवन जो है एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ा हो गया कि उनको ये सोचने लगे कि ये वापसी जिसके लिए उन्होंने 35 साल इंतजार किया, क्या यही जीवन का सच है? क्या यही गृहस्थी है? क्या यही परिवार है? क्या यही बच्चों का दायित्व है? इस प्रकार सारी समस्याएं को सारा मन में भावों को समेटते हुए गजाधर बाबू चुपचाप जो है वहां पर आकर लेट जाते हैं अपनी चारपाई पर। और चारपाई पर लेट जाते हैं तो और एक दिन
घर का वातावरण इसी प्रकार से और किसी गृहस्थी के कारण लड़ाई झगड़ा घर में मच जाता है और गजाधर बाबू से कहते हैं कि अच्छे बाबूजी जिस दिन से घर में आए हैं उस दिन से घर का माहौल खराब हो गया है और इनको बीच टीच रोक टोक करने की ज़रूरत क्या है इस घर में। तो इस प्रकार से गजाधर बाबू जो है कड़वा घूंट पी कर रह जाते हैं, चुपचाप वहाँ से निकल कर चले जाते हैं। अब गजाधर बाबू की दिनचर्या जो थी वो सुबह उठना, उठ के टहलने चले जाना, टहल कर लौट कर आना, अपने कमरे में चले जाना, दोपहर में निकल कर ठंडा और बिना स्वाद का खाना खाना, शाम के समय सुबह के समय चाय मिल जाना, उसके साथ मठरी खा लेना और शाम को 6-7 बजे से सो जाना। बच्चों से कोई संवाद नहीं, पत्नी से रोज की शिकायतें सुनना। इसी में उनका जीवन अब जो है वो शेष जीवन व्यतीत हो रहा था और गजाधर बाबू का जीवन जो है वो एक निराशा के अथाह सागर में डूबता हुआ चला जा रहा था। एक दिन गजाधर बाबू लौटते हैं और उनके हाथ में एक चिट्ठी होती है। अब ये देखिए कहानी यहाँ से परिवर्तित होती है। अभी तक जो आपसे चर्चा हुई वो हुई वापसी 35 साल के बाद घर आने की। अब यहाँ से वापसी शुरू होती है घर से पुनः 35 वर्ष के बाद एक बूढ़ा आदमी जो सारे सपने बच्चों के लिए देखता था, पत्नी के लिए देखता था, घर के लिए देखता था, अब जब वो महसूस करता है कि घर में उसकी कोई जगह नहीं है, वो यहाँ से फिर वापसी का निर्णय लेता है और घर पर आकर चिट्ठी पत्नी को देता है और कहता है कि राय साहब की शुगर मिल है, वहाँ पर मेरी नौकरी लग गई है और मैंने ये देखा कि घर का वातावरण बड़ा ख़राब हो रहा है। जब तक मैं कमाता था, अमर कमाता था, तो दोनों के तनख्वाह से घर एक अच्छा और व्यवस्थित रूप से सम्मान के साथ चल रहा था। जब से मैं सेवानिवृत्त हुआ और मुझे पेंशन मिलने लगी तो घर की आमदनी कम होने लगी। तो मैंने ये निर्णय लिया कि अब मैं वृद्धावस्था में जाकर पुनः राय साहब की मिल पर जाकर नौकरी करूंगा और वहाँ से पेंशन के अतिरिक्त जो वेतन मुझे मिले वो घर के काम आएगा और उससे घर की सारी शेष जिम्मेदारियां जो हैं वो पूरी होंगी और बच्चों का रहन सहन और बच्चों की आवश्यकताएं, बच्चों की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। इस प्रकार से गजाधर बाबू अपनी पत्नी को वो चिट्ठी दिखाते हैं और चिट्ठी दिखाने के बाद धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद गजाधर बाबू देखते हैं कि उनका सारा का सारा सामान बंधना शुरू हो जाता है और सारा होलडाल जिसको लेकर वो आए थे घर, वही होलडाल में उसके गद्दे, रजाई, तकिया, बिस्तर, चादर बांध दिए जाते हैं। बक्से पर सारा सामान रख दिया जाता है और सामान रखने के बाद नरेंद्र तुरंत दौड़ा दौड़ा जाकर एक तांगा लेकर आ जाता है और तांगा जब दरवाजे पर खड़ा हो जाता है गजाधर बाबू बैठ जाते हैं उस पर और बैठने के बाद और चलने को जब तांगा होता है तो पत्नी एक अल्मोनियम का डिब्बा लाती हैं इतना बड़ा सा और कहती हैं ये लड्डू आपके लिए हैं और ये लड्डू पानी पीते समय आप जो है इनको खा लिया करिएगा, गर्मी के दिन आएंगे, इनको खा लिया करिएगा। और ये कहते हुए पत्नी जो है मुस्कुराकर उनकी ओर देखती है और गजाधर बाबू मुस्कुराते हुए फीकी आंखों से उस डिब्बे को लेकर अपने बगल में रख देते हैं और तांगा जो है वो चलना शुरू हो जाता है और घर जो है वो पीछे छूटना शुरू हो जाता है। तो वापसी इन दो संदर्भों में देखिए वापसी कि एक आदमी किस प्रकार से घर पर आकर वापसी करता है और किस प्रकार से घर से पुनः वापसी करता है। इन संदर्भों में ये कहानी एक सामाजिक संदेश को लेकर आती है कि किस प्रकार से मध्यम वर्गीय सामाजिक जीवन हमारा हो गया है। वातावरण के कितने सुंदर रंग हैं इस कहानी में, पात्रों के माध्यम से, दृश्यों के माध्यम से, संवादों के माध्यम से, परिस्थितियों के माध्यम से पति पत्नी के संबंधों की सुंदर व्याख्या इस कहानी में की गई है। बच्चों की अपेक्षाओं की बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है इसमें। पति एक घर का मुखिया है और वो जब घर लौटता है तो उसके क्या अपेक्षाएं हैं उसकी बड़ी सुंदर मार्मिक बारीक चित्रण इस कहानी में किया गया है। जब मैंने ये कहानी बहुत बार पढ़ी तब मुझे समझ में आया कि इस कहानी में मुख्य रूप से 3 विमर्शों पर आधारित है ये कहानी। पहला विमर्श है इस कहानी का वृद्ध विमर्श। किस प्रकार से एक बुजुर्ग सपना देखता है, उस सपने को पूरा करता है, वो सपना उसका बिखर जाता है और बिखरने के बाद फिर से वो अपने सपनों को संजोता है, इकट्ठा करता है, जिनके लिए सपने देखता है, फिर उन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए वापस सफर पर निकल पड़ता है। और दूसरा इस कहानी का प्रमुख विमर्श है पीढ़ी विमर्श। एक पीढ़ी गजाधर बाबू की है, दूसरी पीढ़ी उनके बच्चों की है।
नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का टकराव इस कहानी में स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि किस प्रकार से एक पीढ़ी विमर्श, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में एक टकराव होता है, एक द्वंद्व होता है, और उस द्वंद्व में गजाधर बाबू हार कर नई पीढ़ी के आगे समझौता कर कर आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वो परिवार से प्रेम करते हैं। गजाधर बाबू भी चाहते तो वो अपना निर्णय लेकर बच्चों को अलग कर सकते थे कि जाओ मैंने तुम्हें पैरों पर खड़ा कर दिया है, तुम्हारा अब तुम जाओ, शेष परिवार अपना जाकर स्वतंत्र रूप से व्यतीत कर सकते हो। पुत्री को भी कह सकते थे कि तुम्हारा जीवन यापन मेरे परिवार, मेरे पैसे, मेरे पेंशन से चल रहा है, तुम्हें मेरी शर्तों को मानना पड़ेगा और तुम्हें मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा विवाह का दायित्व तो अब मेरे ऊपर है। छोटा बेटा भी उन पर आश्रित है, पर वो इन सारी चीज़ों को भूल कर, स्वयं हालातों से समझौता कर कर वो इन सब को स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं और ये मानते हैं कि उनकी इस घर में कोई आवश्यकता नहीं है। वो एक बेमेल परिवार के सदस्य हैं। तो इस प्रकार से ये कहानी आधुनिक जीवन की एक विसंगतियां, आधुनिक जीवन के टकराव, आधुनिक मध्यम वर्गीय सामाजिक जीवन की एक चित्र, जो वास्तविक चित्र है, अनुभूतियों की सच्चाइयों के साथ प्रकट होता है। और पीढ़ी विमर्श और वृद्ध विमर्श तो इस कहानी में है ही है, और इस कहानी का जो मुख्य धरातल है वो सामाजिक जीवन के साथ साथ वृद्ध विमर्श और पीढ़ी विमर्श ही है, जिसके माध्यम से उषा प्रियंवदा इस कहानी को लेकर इसी उद्देश्य के साथ आई, और मुझे लगता है कि वो पूरी तरीके से इस उद्देश्य में सफल हुई हैं, और इसीलिए ये कहानी जो है वो हिंदी साहित्य की एक कालजयी कहानी के रूप में प्रसिद्ध है। देखिए, कोई भी कहानी तब सफल होती है, कोई भी कहानी तब चर्चित होती है, कोई भी कहानी तब अपनी छाप छोड़ती है जब उसके अंदर उसका निहित संदेश सर्वथा सत्य हो, सर्वथा हिट करने वाला हो, सर्वथा ये कहता हो कि मैं कल भी सही था, मैं आज भी सही हूं और आने वाले कल में भी मैं सही होऊंगा। तब वो कहानी सर्वथा सिद्ध होती है, सर्वथा सार्थक होती है, तभी लोगों के दिल में अपनी पैठ बना पाती है। और ये कहानी इसीलिए पैठ बना पाई क्योंकि इस कहानी में कल, आज और कल तीनों के सुंदर संयोजन के साथ ये कहानी हमारे सामने आती है। मध्यम वर्गीय जीवन की घटनाएं, सीमित संसाधन, छोटे छोटे घर, संकुचित और सीमित धन, ये कहानी को एक मोड़ देते हैं, ये कहानी को एक दिशा देते हैं। ये मध्यम वर्गीय परिवार के मुख्य बिंदु होते हैं जो जीवन शैली और संबंधों को एक नई व्याख्या, एक नया विश्लेषण प्रदान करते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये कहानी जो है, कहते हैं कि ना, जब घर छोटे होते हैं तो दिल भी छोटे हो जाते हैं। तो इस कहानी में 2 कमरों का, 3 कमरों का मकान जो था, उसमें गजाधर बाबू को कहीं भी परिवार स्थायी रूप से सेटल नहीं कर पा रहा था, और उनके दिल भी छोटे हो गए थे कि एक पिता जो उनके लिए नींव से लेकर छत तक का निर्माण कर रहा है, आज उसके लिए घर में एक कोना भी नहीं है कि वो उस कोने पर जाकर रह पाए। इन्हीं बिंदुओं के साथ, इन्हीं चर्चाओं के साथ, इन्हीं निहित उद्देश्यों के साथ ये कहानी जो है, ये वापसी मैंने आपके सामने रखी। देखिए, वापसी कहानी में अब 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न तो इंपॉर्टेंट ये है कि मध्यम वर्गीय सामाजिक जीवनों का उद्घाटन वापसी किस प्रकार करती है, स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न तो आपके सामने परीक्षा में ये बन सकता है कि मध्यम वर्गीय सामाजिक जीवन का उद्घाटन कहानी वापसी किस प्रकार से कर सकती है, इसका उल्लेख कीजिए या इस पर प्रकाश डालिए या इस पर चर्चा कीजिए। पहला प्रश्न तो इसमें आपके समक्ष ये बनेगा। दूसरा प्रश्न आपका इसमें ये बनेगा कि वापसी कहानी की समीक्षा कहानी के तत्वों के आधार पर कीजिए। आप जानते हैं कहानी के तत्व कौन कौन से होते हैं। पहला होता है कथानक, दूसरा होता है पात्र, तीसरा होता है देश काल वातावरण, संवाद, भाषा शैली और उसमें निहित उद्देश्य।
ये तुम बीए से पढ़ते चले आ रहे हो बच्चों, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा विस्तार से तुम्हारे लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। और तुम में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो मुझसे बीए पार्ट 1 से भी पढ़ रहे होंगे कहानियाँ, तो इसलिए इस पर चर्चा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है। मुख्य रूप से चर्चा का जो आधार है परा स्नातक स्तर पर, कि कहानी में निहित उद्देश्य क्या है, कहानी किन बिंदुओं पर चल रही है, कहानी क्या कहना चाह रही है, कहानी क्या सुनाना चाह रही है, और हम किस प्रकार से कहानी के साथ साथ चल सकते हैं। कहानी साधारणीकरण की उच्च अवस्था को प्राप्त करती है। ये कहानी कालजयी कहानी है। दूसरा, इस कहानी का अगला प्रश्न ये बन सकता है कि भाषा शैली के आधार पर इस कहानी की समीक्षा कीजिए। 3 प्रश्न इसमें से मुझे लगता है, 3 से ज़्यादा चौथा प्रश्न इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं बनेगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं कि गजाधर बाबू की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन कीजिए, या वापसी कहानी की में निहित उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए, या प्रमुख विमर्शों का उल्लेख कीजिए। तो विमर्श मैंने आपने बताया कि सामाजिक विमर्श है, वृद्ध विमर्श है और पीढ़ी विमर्श है। इन 3 विमर्शों पर यह कहानी मुख्य रूप से चल रही है। अगर आज हम उत्तर आधुनिक साहित्य को देखें तो पोस्ट मॉडर्निज्म का जो स्ट्रक्चर है आज लिटरेचर का, उसमें सबसे ज़्यादा जो इस समय चर्चित विमर्श है वो विमर्श है